सर, जो बच्चे समरकंद यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करते हैं उनकी लाइफ में क्या वैल्यू पुट होती है? मैं ये समझता हूँ कि आप उज़्बेकिस्तान में रहते हुए जो जिस लॉ एंड ऑर्डर या जिस उस एनवायरनमेंट में, एक ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में, सिविलाइज्ड एनवायरनमेंट में जब आप 6 साल गुजारते हैं ना, मैं कहूँगा बंदे दे पुत्र बन जाते हैं आप। सर, बच्चों के पास सेल्फ फाइनेंस की ऑप्शन होती है, क्या इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप होती है एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए? ये $2000 उन्होंने फ़ी रखी है, ये ऑलरेडी स्कॉलरशिप है। उनके अपने मुल्क के स्टूडेंट्स के लिए तो वो $250, $3200, $3600 फीस ले रहे हैं इसी प्रोग्राम की। अस्सलाम वालेकुम। यूलर्न के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूलर्न पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो इंटरमीडिएट लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। यूलर्न के जरिए 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, यूलर्न एमडी कैट और ई कैट की भी तैयारी करवाता है और स्टूडेंट काउंसलिंग के डिफरेंट प्रोग्राम्स भी लेकर आता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़बीउल्लाह बलगन साहब, जो कि सहाफ़ी हैं और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल फैकल्टी के डायरेक्टर हैं। चलें इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स उज़्बेकिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका क्या प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हम लोगों के लिए वक्त निकाला। तो सर, मैं जानना चाहूँगी, हम लोग जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान से बाहर जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर जाके, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं उज़्बेकिस्तान में? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि स्टूडेंट्स के लिए आप एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए मुझे भी मौका मिल रहा है कि चलें मैं भी अपना हिस्सा डाल सकता हूँ। एक्चुअली मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान में और इंटरनेशनल फैकल्टी जो है उसको मैं देखता हूँ। हमारे पास हर साल पाकिस्तान से 250-300 स्टूडेंट्स तकरीबन एडमिशन लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनको पाकिस्तान में किसी वजह से एडमिशन नहीं मिल पाता पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में, और ये एक अनफॉर्चुनेट भी है कि पाकिस्तान के वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो एमडी कैट तक भी आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 0.00 के जो एग्रीगेट की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते। तो वो फिर ये डेफिनेटली ये सवाल उनके सामने होता है कि अब पाकिस्तान में तो हम एडमिशन नहीं ले पाए और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीसें चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, तो अब हमें कौन सा ऐसा मुल्क हो सकता है कि जिसकी फ़ीस भी कम हो और उसकी एजुकेशन भी इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करती हो। तो उसमें उज़्बेकिस्तान एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारा कह देना चाहिए कि नेबर कंट्री है। जस्ट एक अफ़गानिस्तान को हम क्रॉस करते हैं तो आगे उज़्बेकिस्तान है। तो हमारे उसकी फ़्लाइट बहुत ड्यूरेशन बहुत कम है। अगर लाहौर से जाएँ तो 2 घंटे में उज़्बेकिस्तान पहुंच जाते हैं। इस्लामाबाद से जाएँ तो 1 घंटे 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। पेशावर से 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे समरकंद शहर है जहां मैं होता हूं, जहां हमारी यूनिवर्सिटी है। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत उसका बेहतर है, क्राइम रेट ज़ीरो है और यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे जो बहुत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज है मैं समझता हूँ वो ये है कि वहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है। वहाँ 100% जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ उज़्बेकिस्तान आता है। यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन के जो गली मोहल्ले का कोई स्कूल भी अगर बनता है तो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री उसको अलाउ करती है, वो कोई प्राइवेट में कोई कंपनी नहीं बना सकती। इसी तरह ये जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये 1930 में बनी है, 1930 में। अगर आप इसको गूगल करें तो आपको गूगल बताएगा, गूगल क्या बताएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री आपको बताएगी कि ये 1930 में सेंट्रल एशिया की सबसे पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटीज़ तो और भी होंगी दैट टाइम जिसमें और फैकल्टीज़ काम करती होंगे, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी जो थी ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी थी। तो अब वो यूनिवर्सिटी जो 1930 में बनी है और अभी उसको 90 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 93 ईयर्स सपोज हो गए हैं बने हुए, काम करते हुए, तो आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उसको एजुकेशन के एतबार से एकेडमिकली वो कितनी रिच हो सकती है। WFME, ECFMG, जो इंटरनेशनल WHO, जो इंटरनेशनल क्राइटेरियाज़ हैं उन सबको वो फुलफ़िल करती है, बिकॉज कि वहाँ से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। उन्हें
बरतानिया में जाके प्रैक्टिस करने का मौका मिला है, और प्रैक्टिस तब तक आप कर नहीं सकते जब तक प्लैब का टेस्ट नहीं देंगे। तो 1000 स्टूडेंट्स प्लैब दे चुके हैं, 1000 स्टूडेंट्स USMLE दे चुके हैं। अमेरिकन टेस्ट है जो, जहां आप जब आप अमेरिका में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप USMLE का टेस्ट दें, जो ECFMG बेसिकली जिसे हम कहते हैं, एजुकेशन सर्कल ऑफ फॉरेन ग्रेजुएट्स। तो समरकंद हो या उज़्बेकिस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हों, वो तमाम चूँकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत कदीम है, कोई 90 साल पुरानी है। अब ताशकंद मेडिकल अकेडमी की मैं आपको बात, वो 1916 की बनी हुई है, लेकिन चूंकि वहाँ और भी फैकल्टीज़ थी, लेकिन उसको पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं कहा जा सकता। पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी समरकंद को ही कहा जा सकता है, चूंकि वो स्पेसिफिकली थी। सिंगल फैकल्टी भी वहाँ पर कोई और नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ थे। उज़्बेकिस्तान ख़ुद तो खैर 91 में आज़ाद हुआ है रशिया से, लेकिन उससे पहले यही शहर जो हैं वो रशिया के अंडर आते थे, और उज़्बेकिस्तान एज ए प्रोविंस काम कर रहा था। तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ से ग्रेजुएट्स हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में अपनी सर्विसेज देकर रिटायर्ड हो चुके हैं। कुछ को मैं जानता हूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि रिटायर्ड हो चुके हैं, तो हमारे जिना हॉस्पिटल से अभी 4 साल पहले जो है प्रोफेसर अयूब साहब है, वो ताशकंद मेडिकल अकेडमी के ग्रेजुएट थे उज़्बेकिस्तान के, तो अपनी माशाल्लाह सर्विस पूरी करके रिटायर्ड हो चुके हैं। अभी बहुत सारे इस्लामाबाद में लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। अभी चंद दिन पहले हमारे पास एज ए गेस्ट पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए थे डॉक्टर आशिर साहब, वो वहीं से ग्रेजुएट थे और वो कह रहे थे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को देखना चाहता हूँ जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी। तो बड़ी रिच एकेडमिकल इन्वायरमेंट है वहाँ का। सर, समरकंद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का क्या फ़ायदा है? वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में? देखें, पहली बात तो ये है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर या अपने किसी भी होम कंट्री से बाहर जब आप जाते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि मैं वहाँ रह सकता हूँ, एग्जिस्ट कर सकता हूँ मैं वहाँ पे, वहाँ का वेदर कैसा है, क्या मुझे वहाँ पे खाना मिल सकता है मेरी मर्ज़ी का। मर्ज़ी से मुराद ये कि जो मैं अपने मुल्क में खाता हूँ मुझे मिल सकता है, मुझे रहाइश वहाँ पर किस लेवल की मिलेगी, और मुझे चौथा फिर ये होता है कि जिस पर्पज़ के लिए मैं जा रहा हूँ मेरा वो पर्पज़ पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो है ज़ाहिर एकेडमिकली है, आपने डिग्री लेनी है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हमने, अब ये बज़ाहिर बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। एक छोटी सी बात है कि 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ हो जाए, अभी हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये लाइटें अभी 5 मिनट के लिए बंद हो जाए ना, तो हम हर चीज़ रुक जाएगी यहाँ पे, हम बैठ जाएंगे, हाँ जी लाइट आती है तो ये काम करते हैं। बज़ाहिर ये छोटी सी बात है कि 5 मिनट के लिए लाइट गई, लिखा ये जाएगा 5 मिनट के लिए लाइट गई है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में उस वक्त तक हम एक सिंगल स्टूडेंट्स भी नहीं लेकर गए थे जब तक पाकिस्तान से हम पहले शेफ़ नहीं लेकर गए थे। मैंने कहा नहीं, छोटी छोटी बातें आपको लगेंगी कि ये डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है, नहीं, ये डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान के लोगों का जो खाने का मजाज है वो मुख्तलिफ है हमसे, बहुत ही मुख्तलिफ है। हमारे बच्चे शायद वो नहीं खा सकेंगे, और ये 1 दिन या 2 दिन नहीं खाएंगे ना, 1-2 दिन तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन तीसरे दिन वो डेफिनेटली कहेंगे कि अम्मा जी हमें वापस ही बुलाएं, हमसे नहीं यहाँ रहा जा रहा, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए जितना भी अच्छा हो। तो सबसे पहले हमने जब इंटरनेशनल फैकल्टी वहाँ पर बनाई समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले हमने वहाँ पे खानों का इंतज़ाम किया कि पाकिस्तान से वो शेफ़ हम लेकर जाएं कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी खाने प्रोवाइड कर सकें। आपको शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन सच यही है कि हमारे यहाँ वहाँ पे पाकिस्तानी फूड बनता है, और सैटरडे वाले दिन पाए भी बनते हैं। हमारे जो बॉयज़ हैं वो कहते हैं कि पाए हमने खाने हैं, बिल्कुल निहारी तक हम वहाँ हलीम। ये मैंने कहा, अगेन कह रहा हूँ, ये बाज़ार छोटी छोटी चीज़ें आपको लगेंगी, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करती हैं, आपकी ज़िंदगी में सहूलत पैदा करती हैं, जिससे आप वहाँ पे रह सकते हैं। हॉस्टल एनवायरनमेंट ये है कि हमने जो बॉयज़ हॉस्टल हैं, हमारे पास 2 हॉस्टल हैं, और बॉयज़ हॉस्टल हैं वहाँ डबल शेयरिंग में, ट्रिपल शेयरिंग में हमने स्टूडेंट्स को रखा है। वहाँ जो टोटल वहाँ पे जो इंतज़ामात हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो यूनिवर्सिटी के भी चलते हैं, लेकिन वो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अरसल एजुकेशनल सर्विसेज हमारी कंपनी का नाम है, पाकिस्तान से हम स्टाफ लेकर गए हैं,
उन्हें किसी लोकल स्टाफ का सामना नहीं करना पड़ता, लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है वहाँ पर कि कोई उनके रूम में आ रहा है तो वो कह रहा है कि आपके कमरे को साफ़ होना चाहिए तो उन्हें समझ नहीं आ रही। नहीं, जो केपी के है उसको पश्तो में कहा जाता है कमरा साफ़ रखो, जो सराइकी बेल्ट का है उसको सराइकी में कहा जाता है, जो पंजाबी है उसको पंजाबी, मतलब जो वो उसको ज़ुबान समझ आती है। तो स्टाफ चूँकि पाकिस्तानी है, शेफ़ वहाँ पर पाकिस्तानी है, टीचर्स की अब बात कीजिए। मुझे याद नहीं किसने कहा था, उसने कहा था कि आप सबसे बेस्ट आप अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, अपनी माँ बोली में पढ़ सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, इवन रशिया के अंदर भी यही था, सेंट्रल एशियन स्टेट में भी यही था कि आप वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ती थी, फिर आपको लोकल टीचर्स पढ़ाते थे, रशियन लैंग्वेज में पढ़ाते थे। लेकिन समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, हमने तब तक पाकिस्तान से कोई सिंगल स्टूडेंट्स वहाँ लेकर नहीं गए जब तक पाकिस्तान से टीचर्स लेकर नहीं गए। हमारे पास राइट नाउ इस वक्त 23 पाकिस्तानी टीचर्स हैं जो पीएचडी भी हैं, एमफिल किया हुआ है, पीजी प्रोग्राम में पीजी उनका किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 23 पाकिस्तानी टीचर्स, मेल और फीमेल टीचर्स हैं। मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था, मैं किसी सेमिनार में था, तो उन्होंने कहा कि वहाँ किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है समरकंद में। मैंने उनसे कहा कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं? आप पश्तो में पढ़ना चाहते हैं, हम पश्तो में पढ़ा देंगे। आप सराइकी में पढ़ना चाहते हैं, सिंधी में पढ़ना चाहते हैं, सिंधी में पढ़ा देंगे। ये क्लेम बेसिकली इसलिए हम करते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के चारों सूबों से टीचर्स मौजूद हैं। वो पश्तो में भी लेक्चर दे सकते हैं, वो सराइकी में भी दे सकते हैं, लेकिन लेक्चर तो खैर इंग्लिश ही में होता है। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर होता है, जो कन्वर्सेशन होती है स्टूडेंट्स के साथ, वो स्टूडेंट उर्दू में कर लेते हैं। तो आपने कहा कि पाकिस्तान के मुकाबले में समरकंद का, मैं समझता हूँ कि मुकाबला हमें करना ही नहीं चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा एक स्टूडेंट जिस तरह पाकिस्तान में पढ़ सकता है, क्या वो वहाँ पढ़ सकता है? तो मैं ये कहूँगा कि वो वहाँ तक ट्रैवल करके गया होता है, उसने सैक्रिफाई किया होता है, उसने अपने पेरेंट्स की मोहब्बत को सैक्रिफाई किया, उसने अपने मुल्क की मोहब्बत को सैक्रिफाई किया। वो यहाँ रहना चाहता था, वो पाकिस्तान की गलियों में घूमना चाहता था, वो नहीं रह सका, वो सैक्रिफाई करके वहाँ पहुँचा है। इसलिए वहाँ वो एजुकेशन जो है ना, वो ज़्यादा ध्यान और तवज्जो से हासिल करता है, क्योंकि वो कुर्बानी देकर गया होता है। पाकिस्तान में जो स्टूडेंट है वो शायद थोड़ा गैर जिम्मेदार रह सकता है, थोड़ा लाहौबाली हो सकता है, लेकिन वहाँ गया उसे पता है कि मेरा एक एक घंटा, एक एक दिन जो है वो मैं ये कुर्बानी दे रहा हूँ अपने मुल्क की रफ़ाकत की, अपने मुल्क की मोहब्बत की, अपने पेरेंट्स की मोहब्बत की। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा ध्यान से पढ़ता है। और एक और बात मैं ऐड कर दूँ, वहाँ प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता है। हमारे पाकिस्तान में फ्रॉम द 3rd ईयर जो है वो प्रैक्टिस शुरू होती है, वहाँ फ्रॉम द 2nd ईयर स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि 3rd सेमेस्टर में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। वो जो पढ़ रहे होते हैं वो देख भी रहे होते हैं। मैं वो क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता किसी तालीमी इदारे को, लेकिन इंटरनेशनली एक रूल है कि एक बेड के ऊपर 5 स्टूडेंट जो है ना वो हो सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर डॉक्टर। मैं ऐसे कॉलेजेस को जानता हूं कि जिनके साथ जो एफिलेटेड हॉस्पिटल हैं उनकी तादाद 100 बेड का हॉस्पिटल है, तो इट मीन के 500 तादाद होगी ना उसको होनी चाहिए, 5 स्टूडेंट एक बेड पर हो सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद 1500 2-2 हज़ार है और बेड जो है वो सिर्फ 100 है। तो इंटरनेशनल रूल तो यहीं ब्रेक हो रहा है। वो पाकिस्तान हो, वो किर्गिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, चाइना हो, जहाँ भी इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आप उसे फॉलो नहीं कर रहे, आप उसे ब्रेक कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई भी मुल्क हो, अमेरिका जैसा मुल्क भी क्यों ना हो, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। उज़्बेकिस्तान इसलिए बेस्ट है कि वो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करता है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ 22 एफिलेटेड हॉस्पिटल हैं, 2 टीचिंग हॉस्पिटल हैं, 24 हॉस्पिटल हैं। मैं क्लेम कर सकता हूँ कि 4000 बेड है हमारे पास। 4000 बेड का मतलब है 20,000 स्टूडेंट्स को समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पढ़ा सकती है। जो लोग ये कहते हैं कि वो मैक्सिमम क्या कैपेसिटी है, 20,000 स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सकता है। राइट नो इस वक्त 8,200 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमारे पास 31,200 स्टूडेंट्स की गुंजाइश मौजूद है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अगर उज़्बेकिस्तान में आना चाहते हैं तो मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। इंशाल्लाह हम उन्हें टोटल हॉस्पिटलिटी जो है, अच्छी हॉस्पिटलिटी उन्हें प्रोवाइड करेंगे। सर, समरकंद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का इनटेक कब से स्टार्ट होता है और कितने मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मेरिट क्या है इसका? सर, इस यूनिवर्सिटी में कब से इनटेक जो है वो स्टार्ट होता है और कितने मेरिट पे आके जो है वो मेरिट लिस्ट क्लोज होती है, कितने मेरिट वाले स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं?
देखिए, हमारे जो इनटेक्स हैं वो 2 हैं, सितंबर इनटेक और मार्च इनटेक। जो सितंबर इनटेक है उसके एडमिशन जुलाई में स्टार्ट हो जाते हैं और वो 15 दिसंबर तक स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं वो सितंबर इनटेक में शामिल होते रहते हैं। उसके बाद हमारे जो एडमिशन होते हैं वो होते हैं मार्च इनटेक के लिए, और मार्च अब ये 10 अप्रैल आ रहा है, तो 10 अप्रैल को हमारे ये एडमिशन क्लोज हो जाएंगे मार्च इनटेक में और स्टूडेंट्स नहीं आ सकेंगे। मेरिट की जो बात है, देखें एफएससी के अंदर जो मेरिट है वो एक वक्त में जब पीएमसी यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से पहले जब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल था, और अब फिर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल आ गया पीएमसी को ख़त्म करने के बाद। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सस्टेनेबल नहीं है हमारे कोई पॉलिसीज़, तो जिसकी वजह से ये इदारे भी बार बार चेंज होते हैं। अभी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है और जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब जो हेल्थ को देखते हैं, उन्होंने अनाउंस किया था इस दफ़ा के 55% जिसके मार्क्स हैं एफएससी में वो एलिजिबल है कि वो पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकता है। तो अब ये देख लीजिए कि अगर वो पाकिस्तान में एडमिशन ले सकता है 55% जो पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी है या मेरिट है, तो इंटरनेशनली भी फिर यही है। एक्चुअली हर मुल्क का अपना अलग अलग जो है ना वो क्राइटेरिया होता है कि भाई वो अपने कंट्री के जो सिटीज़न हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10+2 जिन्होंने बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है 10+2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितने परसेंट मार्क्स की जो है वो रायत देता है कि वो इतने परसेंट पे एडमिशन ले सकते हैं अपने मुल्क में या अपने मुल्क से बाहर। अब हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया। इंडिया में क्या होता है, इंडिया वाले कहते हैं कि जिस तरह आप एमडी कैट, हम पाकिस्तान में एमडी कैट देते हैं ना, वहाँ नीट का बेसिकली एग्ज़ाम होता है। वो कहते हैं आपने इंडिया से बाहर भी जाना है तो ये एग्ज़ाम देकर जाएंगे, इसको पास करना ज़रूरी है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने ये कहा था कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ये मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, आप दुनिया के किसी भी मुल्क से एमबीबीएस करके आ जाएं, हम पाकिस्तान में आपकी डिग्री को रिकॉग्नाइज करेंगे, हम मान जाएंगे उसको। अब उन्होंने अब्दुल कादिर पटेल साहब ने 55% कह दिया है, तो आई होप कि अब ये 55% ही चलेगा। तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है, हमारी यूनिवर्सिटी बेसिकली फॉलो करेगी इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन को। इंटरनेशनल रूल्स क्या है? इंटरनेशनल रूल्स डिसाइड करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपके कितने मार्क्स हैं। वो कहता है कि आपके 33% के साथ भी अगर आपने अपने 10+2 कंप्लीट कर दिया है तो यू आर द एलिजिबल फॉर MBBS डिग्री। तो ये जैसे मैं अगेन रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि ये विद इन कंट्री डिसाइड होता है कि मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूँ तो मेरे मुल्क ने मेरे लिए क्या डिसाइड कर रखा है। तो आई होप कि इस वक्त 55% है और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 55% पे एडमिशन दे रही है। सर, इस यूनिवर्सिटी में जो फीस है वो कितनी है? देखिए, हमारे यहाँ जो फीस है वो डिसाइडेड है कि $2000 फीस है, उसमें हॉस्टल भी शामिल है और उसमें ट्यूशन फ़ी भी शामिल है। $600 जो है वो मेस का होता है, वो स्टूडेंट्स जो अवेल करते हैं मेस उनको देना पड़ता है, वो $100 यानी कि पर मंथ वो देते हैं, और सेमेस्टर चूँकि 6 महीने का आता है तो वो $600 बन जाता है। $2000 तब भी हमारी फ़ीस थी जब पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 111 रुपये थी। हमारी फ़ीस अब भी $2000 है और डॉलर की कीमत जो है वो 287 रुपये है आज के दिन में, आज का जो रेट चल रहा है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये 2000 अब ज़्यादा लगने लग गया है। पहले ही नहीं, ये कम लगता था, पहले ज़्यादा नहीं लगता था क्योंकि डॉलर की कीमत कम थी पाकिस्तान में। फ़ीस वही $2000 है, जो 12 आपको सेमेस्टर हैं वो आपको देनी है। 6 साल का वहाँ ड्यूरेशन है MBBS का। अब ये 2000 हर 6 महीने बाद आपको पे करना है। अगर ये डॉलर की कीमत पाकिस्तान में अच्छी हो जाती है तो ये 2000 बच्चों को कम लगना शुरू हो जाएंगे। अगर ये कीमत बढ़ती जाती है तो ये उन्हें ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगे। सर, इस सारे जो प्रोसेस है इस पे कितना खर्चा जो है वो एक बच्चे का आ जाता है? इसकी वीज़ा फीस क्या है? देखिए, इस वीज़ा बेसिकली इस तरह होता है कि ये वीज़ा अप्रूवल पहले आती है उज़्बेकिस्तान से, यानी कि जब बच्चा एडमिशन ले लेता है वो हमें डॉक्यूमेंट्स भेजता है, हम उसका एडमिशन लेटर जारी करते हैं, वो विद इन 3 और 4 डेज़ एडमिशन लेटर मिल जाता है। फिर वो पासपोर्ट की कॉपी देता है, वो कहता है जब मैं चूँकि जा रहा हूँ पासपोर्ट की कॉपी है, मुझे वीज़ा भी चाहिए। हम वहाँ से उसका जो वीज़ा अप्रूवल भेजते हैं, उनकी होम मिनिस्ट्री, वो वीज़ा अप्रूवल बेसिकली टलेक्स नंबर होता है, वो टलेक्स मिल जाता है। वो फिर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके स्टूडेंट जो है वो उज़्बेकिस्तान एम्बेसी इस्लामाबाद में जाते हैं, वो फिर वहाँ 1 साल का स्टिकर लगा देते हैं। 1 साल की जो फ़ीस है वो तकरीबन $200 फ़ीस है, 1 साल के मल्टीपल वीज़ा की वहाँ के लिए। यानी स्टूडेंट पाकिस्तान में जो उसके अखराजात आते हैं
तकरीबन $200 एम्बेसी में खर्च आएंगे, और जो उनकी हेल्प कर रहा है, जिसे एजुकेशनल कंसल्टेंट आप कहते हैं, वो अपनी फ़ीस रखेगा, कोई वो $200-250-300 वो अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस ले लेगा उनसे, टोटल $500 आप समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी की जो फ़ी होती है वो जब स्टूडेंट हमारे पास वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ आकर यूनिवर्सिटी में ख़ुद जमा करवाते हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी का जो फ़ी है वो पाकिस्तान से ना तो डिपॉजिट करवाना है, ना पहले पे करना है। ये हमने एक प्रिंसिपल बना रखा है डे फर्स्ट से ही, कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेगा वो फ़ी यूनिवर्सिटी पहुंचकर ख़ुद जमा करवाएगा। पाकिस्तान से ना तो किसी एजुकेशनल कंसल्टेंट को देगा, ना किसी एजेंट को देगा। वो ख़ुद जब तक आकर यूनिवर्सिटी देखे ना वो फ़ीस क्यों जमा करवाए। अब सपोज़ मैं एक चीज़ मैंने ली नहीं, मैंने ख़रीदी नहीं, तो मैं एडवांस में उसके पैसे क्यों दूं जबकि मैंने उसको देखा भी नहीं है। तो हम ये स्टूडेंट से कहते हैं कि आप पहले वहाँ हॉस्टल में पहुँचें, हॉस्टल को देखें, ये देखें तो सही वो आपके स्टैंडर्ड का है भी कि नहीं, जो आपको किसी एजुकेशनल कंसल्टेंट ने बताया वैसा है भी कि नहीं, और अगर वैसा है तो आपको चाहिए आप उसकी फ़ीस पे कर दीजिए। जब खाना आपने खाया ही नहीं किसी मेस का तो आप उसे पहले से क्यों पे कर रहे हैं। आप वहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर 2-4-5 दिन हफ्ता खाना खाएं, फिर आप फैसला करें कि आपको इस खाने का पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी तरह पढ़ाई के मामले हैं, स्टडी का है कि आप अपने टीचर से मिले नहीं हैं, आपने एकेडमिक एनवायरनमेंट देखा ही नहीं है, तो घर बैठे यहाँ जो है वो पत्तों की का बंदा उज़्बेकिस्तान के किसी बैंक में पैसे क्यों जमा करवा दे। तो लिहाजा उसे पहुँचना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी की फ़ी, हॉस्टल की फ़ी, मेस की फ़ी, ये स्टूडेंट वहाँ पहुँचकर ख़ुद पे करते हैं। पाकिस्तान में जो उनके अखराजात आते हैं अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन $400-500 आ जाते हैं। सर, जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं उन्हें कितने वर्किंग आवर्स जो हैं वो अलाउ होते हैं? जॉब के लिए आप कह रहे हैं? अच्छा, मैं इससे पहले आपको एक और जवाब देता हूँ जो आपने सवाल किया ही नहीं है। वो ये है कि इंटरनेशनली मैंने 17 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, 17 ईयर्स। अब जो हमारे पास टीचर्स हैं वो भी मेरे शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मेरे ही हाथों से वो डॉक्टर बने हैं और हमारे ही पास पढ़ा भी रहे हैं। तो ये तीसरी जनरेशन हमारे पास आ गई है 17 ईयर्स में। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिसने MD या MBBS या BDS की तालीम के साथ प्राइवेट जॉब की है, जिसने साथ में पार्ट टाइम जॉब की है, वो कभी डॉक्टर नहीं बना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ। पेरेंट्स को ये चाहिए कि आपके पास अगर फंड्स हैं तो बच्चों को भेजें। इस उम्मीद पर आप ना भेजेंगे वो पार्ट टाइम जॉब करेगा। वहाँ 8-8 घंटे की क्लास है, 4-4 घंटे की क्लास है। पहले 1.5 साल तो अनाटमी बंदे को आधा नफ्सियाती मरीज़ बना देती है। आप यह किताब पाकिस्तान में ख़रीद कर देखें ना कि अनाटमी जो है वो उसका लेवल क्या है। 4-4 घंटे का लेक्चर होता है अनाटमी का, और अगले दिन नोट्स बना के लेकर जाने होते हैं, वाइवाज होते हैं वहाँ पे। तो ये मत सोचिए कि आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे और साथ आप डॉक्टर बन जाएंगे। या तो आप अच्छे किसी जनरल ग्रॉसरी स्टोर के अच्छे सेलमैन बनेंगे, और या फिर आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। सर, बच्चों के पास सेल्फ फाइनेंस की ऑप्शन होती है, क्या इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप होती है MBBS के स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, सबसे पहला तो ये बच्चों को हक था कि उन्हें अच्छे मार्क्स पे उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती, और वो हक उनके मुल्क पर था सबसे पहले जहाँ वो पैदा हुए थे। आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे 88.5% एग्रीगेट के साथ पाकिस्तान में एडमिशन नहीं ले पाते। स्कॉलरशिप तो बड़ी दूर की बात है, उनको तो अपने मुल्क में एडमिशन नहीं मिल रहा। अब करते क्या है वो लोग, क्या करते हैं कि ये जो $2000 उन्होंने फ़ी रखी है ये ऑलरेडी स्कॉलरशिप है। उनके अपने मुल्क के स्टूडेंट्स के लिए तो वो $2800, $3200, $3600 फीस ले रहे हैं इसी प्रोग्राम की। लेकिन वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने पास लाने के लिए, और ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज से स्टूडेंट्स लेते हैं जिन कंट्री के साथ वो अपने एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो बनाना चाहते हैं, एक कह लीजिए कि दोस्ताना रवाबत कायम करना चाहते हैं। तो उन कंट्रीज़ के साथ वो उनको ये ऑफ़र करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स आप हमारे पास भेजें। तो उनके लिए फ़ीस वो वैसे ही कम रखते हैं। तो हमारी फ़ीस तो वैसे ही कम है, जो उनके लोकल स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा है। तो आप इसे स्कॉलरशिप ही कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स। सर, जो बच्चे समरकंद यूनिवर्सिटी से MBBS करते हैं उनकी लाइफ में क्या वैल्यू पुट होती है? देखिए, एजुकेशनली तो ठीक है, एक डिग्री उनके पास आ गई है। मैं ये समझता हूँ कि आप उज़्बेकिस्तान में रहते हुए जो जिस लॉ एंड ऑर्डर या जिस उस एनवायरनमेंट में, एक ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में, सिविलाइज्ड एनवायरनमेंट में जब आप 6 साल गुजारते हैं ना, मैं कहूँगा बंदे के पुत्र बन जाते हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ आपको, रियल में ऐसी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ वहाँ पे। आप सड़क पर एक दिन देखें,
कचरे की ज़्यादा से ज़्यादा आइडियल जगह कचरे की उसे सड़क रोड होते हैं कि जहाँ पे कचरा, कोई सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ हो सकता है, कोई कागज़ पड़ा हुआ हो सकता है। आई एम गिविंग यू गारंटी आपको उज़्बेकिस्तान में वो भी नज़र नहीं आएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक कागज़ का टुकड़ा, एक आपने कोई कैंडी खा के तो आपने उसका रैपर जो है वो वहाँ फेंका हो, ये भी मुमकिन नहीं है वहाँ पे। इतना साफ़ सुथरा मुल्क। हम 10-10 दिन जूते पॉलिश नहीं करते, ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे, इनके डस्ट है ही नहीं वहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर, अभी गूगल पे आप सर्च कीजिए, 0 क्राइम रेट है उसका। रात के 3 बजे भी आप रोड पे सड़क पर जा रहे हो ना, और एक बार से 10 लड़के मतलब अपना गुड टाइम पास करके आ रहे हो, नाइट लाइफ गुजार के आ रहे हो, और आप अकेले यहाँ से जा रहे हो, तो वो 10 आपसे डरेंगे, क्योंकि आप होश में हैं, वो नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये वो आप अकेले से डरेंगे कि हमसे कोई ऐसी बात ना हो जाए, हमको ऐसे इसको ना करें, टोंट ना कर दें इसको कुछ ऐसा कि जिससे इसको नागवार गुजरे और हम उस कंडीशन में नहीं हैं। इतना पीसफुल एनवायरनमेंट मैं अमेरिका में रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरे बच्चे अमेरिका में रहे हैं, मेरे बच्चे शुरू में रहे ही अमेरिका में हैं। मैंने अपने बच्चों को अमेरिका से स्विच किया था यहाँ उज़्बेकिस्तान में, और मैंने पूछा था उनसे कि अमेरिका अच्छा है कि उज़्बेकिस्तान अच्छा है, तो सब ने मुझे कहा था बाबा उज़्बेकिस्तान ज़्यादा अच्छा है। वो अमेरिका में भी आपको क्राइम का सामना करना पड़ता है, लेकिन उज़्बेकिस्तान में सवाल पैदा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी के साथ ज़ेबो मार्केट है। ज़ेबो मार्केट बेसिकली ज्वेलरी की मार्केट है, वो गोल्ड की मार्केट है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अगर देखें तो करोड़ों रुपए का अंदर उस गोल्ड पड़ा होता है, और वो शीशे का दरवाज़ा होता है, और जितनी एक तार है ना, मेरे ख्याल में मेरे अपने माइक की जो तार है, इतनी सी ना वो लोहे की वो तार टाइप से होती है, तो इतना छोटा सा ताला ना, वो उसको लगा के तो वो अच्छा जी बाय जी अपने घर चला जाता है। उसे पता है कि ये जो मैंने साइन लगा दिया, बेसिकली सिंबॉलिकली लॉक होता है कि ये मैंने जो लॉक लगा दिया इसका मतलब लॉक है। किसी की जरूरत नहीं है कि रात को आके उसको, मैं गारंटी से कहता हूँ, उसको उंगली से ऐसे करके ऐसे खींचे ना तो वो टूट जाता है। करोड़ों अरबों का वहाँ पे गोल्ड पड़ा होता है, सोना पड़ा होता है, किसी की जरूरत नहीं है, आज तक कोई चोरी का वाकया नहीं हुआ वहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप वहाँ से ये सीख कर आते हैं कि इंसानियत का एहतराम क्या है, और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कैसे करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कैसे करना है, सबसे पहले आप ये सीख कर आते हैं। और पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं, मैं अगेन कहूँगा, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के तालीमी इदारों में उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरह से वहाँ पर ख्याल रखा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी डिस्कशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और मज़ीद करियर काउंसलिंग से रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए यू लर्न के साथ। यू लर्न, चल पड़ो कामयाबी की जानिब।